डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। ठीक है, हमने कुछ सवाल भी डिस्कस किए थे, जैसे कि आइस जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ज्यादा इफेक्टिव होता है कूलिंग में, बट सेम टेम्परेचर पे अगर वाटर लिक्विड स्टेट में हो तो उसकी कूल करने की जो इफिशियंसी है वो कम होती है। और इस तरह के और भी सवाल हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं सब्लिमेशन क्या होता है और मैटर के स्टेट पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, इवापोरेशन देखेंगे और कौन से फैक्टर्स हैं जिसका इवापोरेशन पे असर होता है, और फिर देखेंगे कि वेपोराइजेशन और इवापोरेशन में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे थे इससे पहले कि मैटर क्या स्टेट चेंज कर सकता है, क्या कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, क्या कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमने आंसर पाया था यस, ऐसा हो सकता है, बट सारा मटेरियल ऐसा नहीं होता है। कुछ मटेरियल सॉलिड से लिक्विड में और कुछ मटेरियल लिक्विड से गैसेस स्टेट में जा सकता है। इसका कन्वर्स भी हमने देखा था, गैस जो है वो लिक्विड में आ सकता है जिसे हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं, और लिक्विड जो है वो सॉलिड स्टेट में आ सकता है जिसको हम फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया है और आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं सब्लिमेशन क्या है। सब्लिमेशन देखिए क्या है, जनरली हम अपने डेली लाइफ में जो देखते हैं ज्यादातर चीजों को अगर हीट करते हैं ना तो वो सॉलिड से कन्वर्ट होकर के लिक्विड स्टेट में चला आता है, और ज्यादा हीट कीजिए तो लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होकर के गैसेस स्टेट में चला आता है। जनरली यही होता है, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनको अगर आप हीट करोगे तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में ना जा करके सीधे गैसेस स्टेट में चले जाएंगे, है ना। तो जब कोई सब्सटेंस को हीट करने पे वो सॉलिड से सीधा गैसेस स्टेट में चला जाता है, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन में क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास एक सॉलिड है। ठीक है, ये सॉलिड है, हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। ठीक, हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या होता है ना, ये सॉलिड जो है लिक्विड स्टेट में गए बगैर सीधा ये गैसेस स्टेट में चला जाता है। ठीक है, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है हीट करने पे। तो यही प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स वो कहलाता है सब्लिमेशन। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। ठीक, अच्छा, सब्लिमेशन का एक और मीनिंग होता है, कुछ चीजें जैसे जिस सॉलिड को हम हीट करेंगे और वो गैस में बदल जाएगा, वापस अगर हम उस गैस को कूल करें, अगर हम उस गैस को ठंडा करें तो क्या हमें डायरेक्टली सॉलिड मिल जाएगा। तो यस, ऐसा होता है। तो अगर क्या है, गैस को हम कूल करें और वो सॉलिड में बदल जाएगा तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, वो भी सब्लिमेशन ही कहलाता है। ठीक है, हम इसको कूल करेंगे गैस को तो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी कहलाता है सब्लिमेशन। ठीक है, बट इसका एक और नाम भी है, गैस को कूल करके सीधे सॉलिड स्टेट में लाने का प्रोसेस का एक और नाम है, उसको कहते हैं हम लोग डिपोजिशन। डिपोजिशन, ठीक है। तो यहां पे समझना ये है कि सब्लिमेशन के दो मतलब होते हैं। सब्लिमेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस और गैस इनटू सॉलिड। ठीक है, सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड को गैस में भी बदलना हो सकता है और गैस को सॉलिड में भी बदलना हो सकता है। सब्लिमेशन दोनों ही प्रोसेस का नाम है, लेकिन डिपोजिशन सिर्फ गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस डिपोजिशन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ conversion of a solid directly
गैस without going into liquid state is called sublimation. ठीक है, एक सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना बगैर लिक्विड स्टेट में गए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, सब्लिमेशन किन किन चीजों का होता है, तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स दे लेते हैं। देखिए, एक है कैम्फर। कैम्फर नाम सुना होगा आपने, कपूर। आमतौर पर हम लोग अपने गांव घर में उसे कपूर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वो एक है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। ठीक है, इसके अलावा और है आपका नेफ्थिलिन। ठीक है, नेफ्थिलिन क्या होता है, इसको हम लोग फिनाइल टैबलेट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है ना, गोल ऐसा सर्कुलर टैबलेट जैसा आमतौर पर बाजार में मिलता है। लोग इसे कपड़ों में रखते हैं। ठीक है, कपड़ों में इसको रखते हैं लोग ताकि कपड़े डिसइंफेक्टेड रहे, उसमें माइक्रोब्स वगैरह ना लग जाए। ठीक है, नेफ्थिलिन बिल्कुल व्हाइट गोल होता है ना, अच्छी खुशबू आती है इससे। लोग कपड़ों में डाल करके इसे रखते हैं ताकि कपड़ा ज्यादा दिन तक अगर स्टोर करें तो खराब ना हो। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना। कैम्फर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थिलिन हो गया। उसके बाद है आपका आयोडीन। ठीक है, से ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका सब्लिमेशन होता है, यानी इनको अगर गर्म करोगे तो ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा, ये सीधे किस में चले जाएंगे? गैसेस स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं कि मैटर के स्टेट्स पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो अब हम जानेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा, ठीक है, मैटर के स्टेट पे। तो इसको हम समझ सकते हैं बड़े आराम से। चलिए मान लेते हैं इस तरह का हमारे पास कोई एक सिलेंडर है। ठीक, इस तरह का सिलेंडर है। इस सिलेंडर में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई गैस है। ठीक, कोई गैस है जो कि सिलेंडर में। बेहतर होगा कि हम इसे छोटे छोटे सर्कल से दिखा दें ताकि हमें समझने में आसानी हो। चलिए, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई गैस है। ठीक, सिलेंडर में रखा हुआ है। हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, है ना। इनके बीच जो डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक, और चूंकि इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है इसलिए इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और ये रैंडमली और फ्रीली मोशन करते रहते हैं, है ना, इधर उधर मोशन करते रहते हैं। और जिस कंटेनर में इसे रखोगे पूरा भर देगा। ये गैस की प्रॉपर्टीज है। ठीक, अभी क्या है, यहाँ पे तो कोई प्रेशर नहीं होगा, बस जो भी होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, है ना। इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, चलिए यहाँ पर अब हम एक पिस्टन कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह का एक पिस्टन कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हम पिस्टन कनेक्ट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पिस्टन से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस के ऊपर। ठीक है, तो आप क्या इमेजिन करोगे, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना,
वो क्लोज क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स को जब हम प्रेशराइज करेंगे तो क्या होगा, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स क्लोज क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये बिल्कुल क्लोज क्लोज आ जाएंगे। ठीक, ठीक है, इस तरह से ये बहुत क्लोज क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए, देखिए हमने क्या पढ़ा है कि अगर पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो समझ लेना वो गैसेस स्टेट में है। यहां पर क्या हुआ, हमने प्रेशर अप्लाई करके इन पार्टिकल्स को एक जगह पे जमा कर दिया है, तो क्या इनका स्टेट चेंज हो गया होगा, डेफिनेटली चेंज हो गया होगा। ये या तो लिक्विड स्टेट में आ गया होगा या फिर सॉलिड स्टेट में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रेशर जब हम इंक्रीज कर देते हैं ना, यहां पर जो प्रेशर है वो क्या है, वो लो है। ठीक, प्रेशर यहाँ पे लो है और यहां पर प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर है। ठीक, हाई प्रेशर। तो यहां पे समझ सकते हो कि अगर कोई गैस है, अगर गैस पे हम बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें, बहुत ज्यादा अगर हम प्रेशर अप्लाई कर दें तो गैस जो है ना वो लिक्विड स्टेट में चला आएगा। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि प्रेशर चेंज का क्या असर होता है, प्रेशर चेंज होने से मैटर का स्टेट भी चेंज हो जाता है। गैस लिक्विड बदल में कन्वर्ट हो सकता है या गैस सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम इसका रियल लाइफ में एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ऐसा कहाँ होता है कि गैस को प्रेशराइज करके लिक्विड में बदला जाता है। तो एक तो हम बहुत ही कॉमन एग्जांपल देखते हैं, जो हमारे घरों में जो सिलेंडर आता है ना, सिलेंडर जो आता है जिसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, है ना, ये जो सिलेंडर आता है हमारे घरों में, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या रखा गया है, एलपीजी। थोड़ा इसका मीनिंग समझिएगा, ये एलपीजी क्या है, ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, यानी इसके अंदर ना पेट्रोलियम गैस होता है, यानी पेट्रोल से बना हुआ गैस। ठीक है, और इसमें मेनली जो गैस होता है वो होता है ब्यूटेन। ठीक है, मेनली इसमें ब्यूटेन गैस होता है जिसका फॉर्मूला होता है C4H10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें ब्यूटेन होता है, लेकिन ये क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको लिक्विफाई कर दिया जाता है। कैसे लिक्विफाई करेगा, तो इसके अंदर बहुत सारा गैस को, है ना, बहुत सारा गैस को हाई प्रेशर के अंदर भर दिया जाता है। ठीक है, इसमें गैस को भर दिया जाता है और प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया जाता है। प्रेशर ज्यादा कैसे होगा, प्रेशर इसलिए ज्यादा होगा कि यहाँ का वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन गैस बहुत ज्यादा भर देंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे गैस लिक्विड स्टेट में है तो इसका मतलब है कि यहाँ का प्रेशर बहुत हाई होता है। ठीक है, हाई प्रेशर। अब क्या होता है, जब हम लोग नोब खोलते हैं, ढक्कन खोलते हैं, तो बाहर निकलता है ये गैस, तो बाहर प्रेशर कम होता है, तो प्रेशर कम होता है तो बाहर जाकर के ये गैसियस स्टेट में हमको मिलता है। ठीक है, जबकि अंदर ये कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, लिक्विड। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रेशर जैसे ही चेंज हो रहा है ना, हाई प्रेशर में जब ये है तो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जैसे ये बाहर निकलेगा, है ना, तो अंदर क्या, बाहर क्या है, लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर की वजह से यहाँ ये हमें गैसेस स्टेट में मिलता है ना। तो जब भी घरों में हम गैस को ओपन करते हैं तो बाहर वो हमें गैसेस स्टेट में मिलता है, क्योंकि बाहर प्रेशर कम है, लेकिन वही जो है कंटेनर के अंदर, है ना, डब्बे के अंदर, वो सिलेंडर के अंदर लिक्विड स्टेट में रहता है। क्यों, क्योंकि वहां का प्रेशर हाई होता है। तो यहां हमने क्या देखा कि प्रेशर से स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ड्राई आइस बनाने में। ठीक है, ड्राई आइस जो बनता है ना, उस समय भी प्रेशर का ही खेल होता है। ठीक, देखिए ड्राई आइस कैसे बनता है, मुझे उसी फिगर से समझ लेना चाहिए था। चलिए खैर, देखिए ड्राई आइस कैसे बनता है। ये जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर के अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरने के बाद
यहाँ पे पिस्टन लगा दिया जाता है, ठीक। और अब क्या किया जाता है ना, यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया जाता है और टेम्परेचर घटाया जाता है। कहने का मतलब है कूलिंग भी किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो घटा दिया जाता है। मतलब इसे ठंडा भी कर दिया जाता है और प्रेशर बढ़ा देंगे। तो जब प्रेशर बढ़ा देंगे और ठंडा कर देंगे तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेशर अप्लाई कर देंगे, ये पिस्टन नीचे चला आएगा, है ना, और ये जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं वो सब नीचे आकर के सेटल हो जाएंगे, ठीक। इस तरह से यहां चले आएंगे, ठीक है। ये पिस्टन जो है वो यहां से यहां तक दब गया, ठीक। जब पिस्टन यहां से यहां तक दब जाएगा, ठीक है, पिस्टन यहां से यहां तक दब जाएगा तो गैस जो है वो सब एक जगह पे आ जाएगा और अब गैस के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा और ये कौन सा स्टेट में चला आएगा, सॉलिड स्टेट में। तो एक चीज यहाँ पे आपको मैं रिमाइंड करा दूं, गैस सीधा सॉलिड में बदल रहा है, कौन सा प्रोसेस होगा, अभी बताया हो ना आपको, ये सब्लिमेशन होगा या डिपोजिशन, ठीक है। ये या तो सब्लिमेशन कहलाएगा नहीं तो डिपोजिशन कहलाएगा, ठीक। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां हम देख रहे हैं कि प्रेशर चेंज हो रहा है, यहां पर प्रेशर यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है तो गैस जो है सीधा सॉलिड में बदल जाता है। और यहाँ पर क्या था, अगर हम ब्यूटेन गैस को या पेट्रोलियम गैस को अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस प्रेशर घटा दे तो गैसेस स्टेट में। इसी तरह यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अगर ये पिस्टन को वापस पीछे ले लें तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये लिक्विड स्टेट में जाता ही नहीं है, ठीक। इस सॉलिड CO2 को ड्राई आइस भी कहा जाता है, ड्राई आइस, ठीक। भाई ड्राई आइस क्यों कहा जाता है, इसको सूखा आइस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आइस के जैसा दिखेगा, है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर अप्लाई करके और कन्वर्ट कर दिया जाएगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में तो ये आइस के जैसा दिखता है, ठीक है। लेकिन इसे छुओगे तो गीला नहीं होगा कोई चीज, है ना। ऐसा नहीं कि कपड़े से छुएंगे तो कपड़ा गीला हो जाएगा या हाथ से छुएंगे तो हाथ गीला हो जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में आता ही नहीं है ना। जैसे आप प्रेशर कम कर दोगे या टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सीधा वो सॉलिड से गैसेस स्टेट में चला जाएगा, है ना। वो लिक्विड स्टेट में आता ही नहीं है, इसलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इवापोरेशन क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम रिजल्ट लिख लेते हैं, चेंज ऑफ प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। तो लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर गैस चेंजेस इनटू लिक्विड और सॉलिड स्टेट, ठीक है। ऑल्सो इफ pressure is decreased, then solid or liquid changes into गैस, ठीक है। तो ये प्रेशर चेंज करने पे होता है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा कि कभी भी मैटर का स्टेट चेंज करना हो तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो प्रेशर चेंज करके हम मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज टेम्परेचर चेंज करके हम मैटर को अलग अलग स्टेट में बदल सकते हैं, है ना। तो एनसीईआरटी में एक सवाल भी है कि एटमॉस्फेरिक गैस है आपके पास, जैसे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैस है ना भाई, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो इन गैसों को हमें लिक्विफाई करना है, मतलब लिक्विड स्टेट में ले जाना है, तो कैसे ले जाओगे। तो सीधा सा आंसर है प्रेशर बढ़ा देंगे और टेम्परेचर घटा देंगे, ठीक है। तो
तो लिखेंगे एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम देख लेते हैं इवापोरेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या है, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वाले टॉपिक में वेपोराइजेशन, यानी कि किसी लिक्विड को गर्म करो तो वो क्या हो जाएगा, गैसेस स्टेट में चला जाएगा, यानी वहां हमें हीट करना पड़ता था। ठीक, और हीट करते थे तो वो बॉईल करने लगता था, है ना, यानी कि किसी खास टेम्परेचर पे जाकर के वो अपना स्टेट चेंज करता था। फॉर एग्जाम्पल जब हम वाटर को हीट करते हैं तो जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना, तो वो बॉईल करने लगता है और लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। ये कहलाता है वेपोराइजेशन। बट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इवापोरेशन। ये बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है ना, बट इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। आइए हम फर्क को समझते हैं और इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं इवापोरेशन का। इवापोरेशन में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। यानी यहां भी लिक्विड गैस में ही कन्वर्ट होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, देखिए बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है ना, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे। ठीक है, आइए हम इसको यहां पे फिगर से समझते हैं। ठीक है, यह हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें वाटर है। ठीक, और इसके नीचे जो है वो हमने एक बर्नर ऑन कर रखा है जिससे कि हीट निकल रहा है। ठीक, तो हीट निकल रहा है तो ये जो वाटर अभी लिक्विड स्टेट में है ना, ये हीट होने के बाद वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक, ये गैस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, या इसी को हम वेपर भी कहते हैं। ठीक है, वेपर या गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो यहां पे जो हो रहा है ना स्टूडेंट्स फेनोमेना, ये हो रहा है वेपोराइजेशन, ये हो रहा है वेपोराइजेशन। ठीक, ये वेपोराइजेशन प्रोसेस है, क्योंकि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर एक खास टेम्परेचर पे ये काम हो रहा है, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब हम आइए देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये एक तालाब है। ठीक है, एक तालाब है। ठीक, कहीं पर ये हमारे पास एक तालाब है। इस तालाब में क्या होता है कि सन का लाइट पड़ता है। ठीक, ये सनलाइट इस तालाब पे पड़ता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि तालाब भी सूखने लगता है ना, यानी कि यहाँ पर भी वाटर जो है वो कौन सा स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। लेकिन जब सनलाइट इस पे पड़ता है, या सनलाइट ना भी पड़े और थोड़ी गर्मी होती है ज्यादा, ठीक है, तो यहाँ से जो है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है ना, लिक्विड यहाँ भी बदलता है, किसमें, वेपर में कन्वर्ट होता है, यानी कि गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक, बट यहां पर ये फेनोमेना क्या कहलाएगा, इवापोरेशन कहलाएगा, है ना, यहां पर ये कहलाएगा इवापोरेशन। ठीक है, फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये जो लिक्विड है जो कि गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए एक खास टेम्परेचर पे ये काम हो रहा है ना, ये 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा, उसके बाद ही लिक्विड से गैसेस स्टेट में आ रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या तालाब का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उतना गर्मी होता तो सारी मछलियां मर चुकी होती, है ना। या नदी तालाब जो सूखता है हमारे गांव में या शहरों में, जो देखते हैं नदी होता है, तालाब होता है, खेत होता है, ये सब चीजें जो सूखते हैं, क्या उन्हें कोई गर्म करता है 100 डिग्री सेल्सियस तक, बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की वजह से, सन से जो हमें हीट मिलता है उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वो लिक्विड स्टेट से वेपर में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है ना। और यहाँ का टेम्परेचर कभी भी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचता है ना। हमारे आसपास देखते होंगे आप, मोबाइल चलाते हैं या न्यूज़पेपर में देखोगे टेम्परेचर कितना होता है जनरली हमारे एटमॉस्फेयर का, जहाँ पे हम रहते हैं हमारे सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कितना होता है, हार्डली जो है
मुश्किल से मुश्किल 45 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इससे ज्यादा कभी टेम्परेचर नहीं जाता, क्योंकि इससे ज्यादा टेम्परेचर हम टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हो सकता है 1-8 डिग्री बढ़ जाए, 46, 47, दैट डजंट मैटर, बट एवरेज जो है गर्मी के दिनों में ये टेम्परेचर होता है। ठंडी के दिनों में आप देखोगे तो आमतौर पर 15 डिग्री सेल्सियस ज्यादातर जगहों पे होता है। वैसे तो ये टेम्परेचर कभी कभी माइनस में भी चला जाता है, खैर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ कभी भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं पहुंचता है, लेकिन फिर भी नदी सूख जाता है, तालाब सूख जाता है, खेत सूख जाता है, कुआं सूख जाता है, तो इन सबका वाटर भी क्या होता है, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में जा रहा होता है। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर कभी भी 100 नहीं होता, यानी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे में ये काम होता है। ठीक है, तो ये मेन फर्क है इवापोरेशन में और वेपोराइजेशन में। वेपोराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, यानी कि एक खास टेम्परेचर पे होता है, लेकिन ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है ना। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उससे कम टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और बड़ा फर्क क्या है मैं आपको यहाँ पे समझा दूं। देखिए क्या होता है, ये जो वेपोराइजेशन होता है ना, इस समय जैसे ये वाटर है तो इसके पार्टिकल्स होंगे, है ना। हमने पढ़ा है कि मैटर पार्टिकल से बना होता है, छोटा छोटा। तो वेपोराइजेशन में क्या है कि लिक्विड जो गैस में बदलता है, ये लिक्विड कौन सा वाला होगा, नीचे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो वाला, या फिर ऊपर जो है वो वाला। ठीक है, जैसे देखिए ये पार्टिकल नीचे है, ये ऊपर है। तो वेपोराइजेशन जो होता है तो पहले ये वाला गैस में बदलेगा कि पहले ये वाला गैस में बदलेगा, तो यहाँ पर कहा नहीं जा सकता कि कौन बदलेगा, कोई भी बदल सकता है। ये भी चाहे तो डायरेक्टली गैस में बदल जाएगा और ये भी चाहे तो डायरेक्टली गैस में बदल जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि वेपोराइजेशन जो है वो एक बल्क फेनोमेना है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा एक लाइन, ध्यान से पढ़ोगे तो ये बल्क फेनोमेनन है। ठीक, बल्क फेनोमेनन इसका मतलब ये है कि वेपोराइजेशन कहीं भी हो सकता है, ये सरफेस में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, ठीक, और नीचे से भी हो सकता है, ये डायरेक्ट यही वाला गैस में बदल सकता है। ठीक है, ये वेपोराइजेशन बल्क फेनोमेना होता है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पे ये ऊपर वाले वाटर मॉलिक्यूल्स है, ऊपर वाला सरफेस वाला, और ये नीचे वाला है, ठीक, और ये उससे नीचे वाला है। तो क्या होगा ना कि पहले ऊपर वाले सरफेस में जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो पहले वेपर में बदलेंगे, फिर जब ये सब के सब वेपर में बदल चुके होंगे तब इसके नीचे वाले, है ना, इसके नीचे वाले सरफेस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो फिर वेपर में बदलेंगे। ठीक, यानी टॉप सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, वही मॉलिक्यूल पहले लिक्विड से गैसेस सिस्टम में जाता है। इसीलिए इवापोरेशन को सरफेस फेनोमेना कहा जाता है ना, ये सरफेस फेनोमेनन है। ठीक है, इवापोरेशन सरफेस फेनोमेनन है क्योंकि ये सरफेस में होता है। ये बल्क फेनोमेनन है क्योंकि ये कहीं भी हो सकता है, सरफेस पे भी हो सकता है, उसके नीचे भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तीसरा एक बड़ा फर्क देखिए क्या है, इवापोरेशन के लिए जो एनर्जी मिलती है इन लोगों को, है ना, ये जो पार्टिकल्स आप देख रहे हो इनको जो एनर्जी मिलती है वो क्या है, एक्सटर्नल सोर्स से मिलता है एनर्जी। ठीक है, ये एक्सटर्नल सोर्स से मिलता है हमेशा। कहने का मतलब है कि ये जो हम यहाँ बर्नर जला रखे हैं, है ना, इस बर्नर से हीट मिलता है और इस हीट एनर्जी को ये गेन करता है और अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है और इस अपने वॉल्यूम को छोड़ करके, अपने रीजन को छोड़ करके और वेपर बन के दूसरे रीजन में चला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जरूरी नहीं कि सनलाइट मिलेगा तभी इवापोरेशन होगा। ठीक है, या बाहर से एनर्जी मिलेगा तभी इवापोरेशन होगा, ये बगैर सनलाइट के भी हो सकता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर सनलाइट से इसको एनर्जी नहीं मिल रही है। ठीक है, सनलाइट से एनर्जी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो क्या अब भी ये इवापोरेशन दिखाएगा, इवापोरेशन होगा क्या? ठीक है, तो होगा स्टूडेंट्स। देखिए कैसे, जैसे इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, इस मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, इसके पास भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, अब चूंकि ये लिक्विड है और लिक्विड के पार्टिकल्स हमने पढ़ा है कि अपने वॉल्यूम के अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये मूव करके इधर जाएगा, ये मूव करके इधर जाएगा, ये मूव करके इधर आएगा।
तो क्या होगा ना कि मूविंग के दौरान ये इससे टकराएगा, है ना, ये वाला पार्टिकल इससे टकराएगा। तो जब टकराएगा ना तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, इस वाले की काइनेटिक एनर्जी इसको मिल जाएगी, ठीक, और इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जब इसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, तो ये अपने लिक्विड स्टेट को छोड़ करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट चला जाएगा, ठीक। तो अब देखिए ये जो जा रहा है ना, ये जो जा रहा है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में, ये क्या कर रहा है, इसकी एनर्जी को लेके जा रहा है, नीचे वाले का एनर्जी लेके चला गया। तो कुल मिलाकर के अब जो भी लिक्विड यहाँ पे बचा है, इसकी एनर्जी क्या हो गई भाई, कम हो गई, है ना, इसकी जो एनर्जी है वो कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि ये पार्टिकल जब गया ना तो अपनी एनर्जी से खाली नहीं गया है, वो किसी पड़ोसी पार्टिकल का एनर्जी ले लिया और गया, तो यहाँ का एनर्जी घट गया। इसी तरह जब इसको जाना रहेगा ना तो कोई पार्टिकल आके इसको टक्कर मारेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसको मिल जाएगी और ये भी सरफेस छोड़ के निकल जाएगा। तो ये भी जो गया है ना, ये भी जाएगा तो किसी दूसरे पार्टिकल का एनर्जी लेके जाएगा। तो ये सारे पार्टिकल यहां से निकलते जाएंगे और इन पार्टिकल्स को कंगाल करके चले जाएंगे। कंगाल करके चले जाने का मतलब है इनकी एनर्जी लेके चला जाएगा, ठीक। तो अब जो भी यहाँ पे बचेंगे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। अब एनर्जी कम हो जाएगी तो ये ठंडा भी हो जाएगा, है ना, कूल हो जाएगा। यानी इवापोरेशन की वजह से कूलिंग भी होती है ना, क्योंकि जब भी इवापोरेशन होता है मतलब मॉलिक्यूल्स लिक्विड के गैस में बदलते हैं, तो गैस में बदलने के लिए उसे एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहां से लेके जाएंगे, अपने पड़ोसी पार्टिकल का एनर्जी लेके चला जाएगा, ठीक है। तो पड़ोसी लोग तो गरीब हो जाएंगे ना भाई एनर्जी के मामले में, तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी तो ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है। जबकि वेपोराइजेशन से कूलिंग नहीं होता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको जो बाहर जाना है ना, ये बाहर जाएगा तो पड़ोसी का एनर्जी, चलिए मान लेते हैं ले भी लिया 1 सेकंड के लिए, तो वापस इसको एनर्जी यहां से मिल जाएगा। ये बर्नर जो है हीट एनर्जी दे देगा, तो इसको बाहर से कंटिन्यूअसली एनर्जी का सप्लाई मिलता रहता है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर कभी घटेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कूलिंग नहीं कर सकता, है ना, इवापोरेशन की वजह से कूलिंग नहीं होता, सॉरी वेपोराइजेशन की वजह से कूलिंग नहीं होता, लेकिन इवापोरेशन की वजह से कूलिंग भी होता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ डिफरेंसेस थे जो कि वेपोराइजेशन और इवापोरेशन में साफ साफ दिखता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिस्टिंग कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इवापोरेशन और वेपोराइजेशन के डिफरेंसेस को लिस्टिंग कर लिया है। आप देख लीजिए, फर्स्ट में हमने डिफाइन किया है कि लिक्विड का गैस में बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे कन्वर्ट होना इवापोरेशन कहलाता है, और लिक्विड का गैस में बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन कहलाता है। अगला क्या है, ये एक सरफेस फेनोमेना है ना, इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है, वेपोराइजेशन जो है वो एक बल्क फेनोमेना है, ठीक है। और इसकी वजह से कूलिंग होता है ना, इवापोरेशन की वजह से कूलिंग होता है और वेपोराइजेशन की वजह से कूलिंग नहीं होता, ठीक। और इवापोरेशन में जो पार्टिकल्स है ना वो हमेशा, है ना, ऑलवेज, हमेशा इसे एनर्जी मिलती है नेबरिंग पार्टिकल से, ठीक है, जब कॉलिजन होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो वेपोराइजिंग पार्टिकल है, यानी जो वेपर में बदल रहे होते हैं, उसे एक्सटर्नल सोर्स से हीट मिलता है या नेबरिंग पार्टिकल से भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों चीजें हो सकती है, एक्सटर्नल से भी मिल सकता है और नेबरिंग पार्टिकल से भी मिल सकता है, ठीक। और इसमें क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ वेपर, सर इसका एग्जांपल है कि पानी को हम बॉईल करते हैं ना, तो उस समय जो वेपर बनता है वो आपका वेपोराइजेशन का एग्जांपल है। और यहाँ पर देखिए, तालाब अगर सूखता है या खेत सूखता है या कपड़े सूखते हैं या नदी सूखता है, ये सब इवापोरेशन के एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इवापोरेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन के रेट पे किस किस फैक्टर का असर पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक है। देखिए क्या होता है, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा ना तो इवापोरेशन फास्ट होगा, ठीक है। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि हम क्या करते हैं ना कि एक बाउल लेते हैं, कटोरा, ठीक, और उसमें कुछ पानी रख देते हैं, ठीक है, और उसे ना हम शैडो में रख देते हैं। जैसे ये कोई छत है, इसके नीचे हम इसको रख देते हैं, ठीक।
और एक दूसरा कटोरा लेते हैं, ठीक, और उसमें भी उतना ही पानी लेते हैं, ठीक है, दोनों में इक्वल वाटर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम सनलाइट में छोड़ देते हैं, ठीक। तो सनलाइट की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होगा ना वो हाई होगा, है ना, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और यहाँ शेडो की वजह से जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कहाँ का पानी जल्दी इवापोरेट होगा, कहाँ का पानी जल्दी गैसेस स्टेट में चेंज जाएगा। तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर जहाँ ज्यादा होगा, ठीक। तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां इवापोरेशन फास्ट होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ इवापोरेशन increases with increase in temperature, ठीक है। तो एक तो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन फास्ट होगा, ठीक है। चलिए दूसरा फैक्टर हम देख लेते हैं। दूसरा ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक। लिक्विड का जो सरफेस होता है ना उसकी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए क्या है, हम एक इस तरह का सिलेंडर लेते हैं, ठीक, और इस पे क्या करते हैं हम लोग हॉट टी भर देते हैं, हॉट टी, गर्म चाय, ठीक। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, एक इस तरह का बर्तन लेते हैं, बिल्कुल इसका चौड़ाई काफी ज्यादा है, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कि इसका जो सरफेस एरिया देखिए, ओपन सरफेस एरिया वो इतना सा है, और इसका जो ओपन सरफेस एरिया है वो देखिए इतना ज्यादा है, ठीक। दोनों में हॉट टी ही है, यहां भी हॉट टी है, यहां भी हॉट टी है, और यहां पर अगर 100 ml है चाय तो यहां भी 100 ml ही है, ठीक। फर्क यह है कि इसे एक सिलेंडर में रखा गया है और दूसरा ये है ये एक चौड़े बर्तन पे रखा गया है, ठीक है, जिसका माउथ थोड़ा वाइड हो, ठीक है। अब हम दोनों में से देखेंगे कि जल्दी कौन ठंडा होगा। तो ऑब्वियसली जो चौड़े बर्तन में हम रखेंगे वो जल्दी ठंडा होगा, लेकिन पतले बर्तन में अगर आप भर दो तो ठंडा देर से होगा, है ना। आमतौर पर देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चों को चाय देनी होती है तो क्या करते हैं, कप में नहीं देते, उसे क्या करते हैं, कोई ऐसे बर्तन में देते हैं जिसका ओपन सरफेस ज्यादा हो, है ना। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए क्या है, यहाँ का सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक। तो ज्यादा सरफेस एरिया है तो जल्दी जल्दी यहाँ के पार्टिकल ना इवापोरेट होंगे, ठीक है। ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा होने से इवापोरेशन फास्ट होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर इवापोरेशन स्लो होगा क्योंकि सरफेस एरिया कम है ना, जो ओपन सरफेस एरिया है वो कम है। यानी एक बार अगर यहाँ 5 पार्टिकल इवापोरेट हो रहा होगा तो यहाँ एक बार में 10 से 12 पार्टिकल इवापोरेट हो रहे होंगे। और इवापोरेशन से हमको पता है कूलिंग होती है, ठीक। तो जब ये इवापोरेट होता है यहाँ पर कूलिंग फास्ट होता है, और यहाँ इवापोरेशन स्लो होता है तो कूलिंग भी स्लो होगा। तो हमने क्या देखा कि जब सरफेस एरिया कम होगा तो सरफेस एरिया कम होने से इवापोरेशन धीरे होगा, और इवापोरेशन धीरे होने से कूलिंग धीरे धीरे होगी। लेकिन अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवापोरेशन फास्ट होगा, और इवापोरेशन फास्ट होने से कूलिंग भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, रेट ऑफ इवापोरेशन increases with increase in surface area of लिक्विड, ठीक है। लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी फास्ट होगा, और इवापोरेशन फास्ट होने से कूलिंग भी फास्ट होता है ना। तो जब भी आपको कोई गर्म चीज ठंडा करना हो तो आप एक ऐसे बर्तन में डालिए जो काफी चौड़ा हो, तो होगा क्या, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और फास्ट इवापोरेशन होगा और फास्ट कूलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा, ये डिपेंड करता है
विंड स्पीड पे, विंड का मतलब क्या होता है, मूविंग एयर। ठीक, तो देखिए क्या है, मान लेते हैं हमारे पास दो कपड़े हैं, ठीक है, दोनों कपड़े को धो लेने के बाद हम उसे अलग अलग जगह पर सूखने के लिए डाल देते हैं। तो कपड़े का सूखना क्या होता है भाई, इवापोरेशन की वजह से होता है। ठीक, तो एक को ना फैन के नीचे लटका देते हैं, जैसे ऊपर फैन चल रहा है और उसके नीचे एक कपड़ा रख देते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये देखिए यहाँ पे फैन घूम रहा है और एक कपड़ा हमने नीचे रख दिया है ना, चलिए क्लॉथ नंबर 1 है। और दूसरा कपड़ा हमने क्या किया, एक कमरे के अंदर ऐसे ही रख दिया, वहां फैन नहीं चल रहा है, यहाँ पे फैन चल रहा है। ठीक, ये मान लेते हैं कपड़ा नंबर 2 है। ठीक है, आप बता सकते हैं मुझे कि जल्दी कौन सूखेगा, तो ये कपड़ा जल्दी सूखेगा। क्यों जल्दी सूखेगा, क्योंकि जब फैन चलेगा ना तो यहाँ का विंड स्पीड ज्यादा होगा, और जब हवा की स्पीड ज्यादा होगी तो इवापोरेशन फास्ट होगा, यानी इसमें जो पानी के मॉलिक्यूल है ना वो जल्दी जल्दी कपड़े को छोड़कर निकलने लगेंगे। ठीक, क्यों जल्दी जल्दी निकलने लगेंगे, क्योंकि जो मूविंग एयर होता है ना, चलता हुआ हवा, वो अपनी एनर्जी कपड़े के अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल्स है उसको दे देगा, इससे पानी के मॉलिक्यूल जल्दी से इवापोरेट हो जाएंगे। ठीक, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विंड एनर्जी विंड की एनर्जी यहाँ के मॉलिक्यूल्स को मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर जो पानी के कण है उनको विंड अपनी एनर्जी देगा ही नहीं। ठीक है, तो मिलेगा नहीं, ये जल्दी जल्दी इवापोरेट नहीं हो पाएंगे। अब जल्दी से इवापोरेट नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, ये देर से सूखेगा। तो कहने का मतलब विंड स्पीड ज्यादा होने से इवापोरेशन फास्ट होता है। तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ evaporation increases with increasing wind speed। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट एक और फैक्टर है देख लेते हैं। चौथा जो इवापोरेशन है ना वो इस पे भी डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे। ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी क्या होता है, एयर में कितना वाटर वेपर है ना, तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो वाटर वेपर जो है एयर में कितना कॉन्सेंट्रेशन पे मौजूद है ना, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, और ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए क्या है कि बरसात के दिनों में क्या होता है ना कि हवा में जो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उस दिन अगर आप किसी कपड़े को सुखाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन गर्मी के दिन में क्या है कि ह्यूमिडिटी कम होती है और उस समय अगर आप कपड़ों को सुखाएंगे तो जल्दी सूख जाएगा। तो कहने का मतलब है ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो इवापोरेशन धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है, रेट ऑफ evaporation decreases with increase in ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ा दोगे, ज्यादा कर दोगे ह्यूमिडिटी, यानी कि एयर में वाटर वेपर अगर ज्यादा होंगे तो वहां पर इवापोरेशन धीरे धीरे होगा। यही वजह है कि बरसात के दिनों में कोई चीज धीरे धीरे सूखता है। हालांकि काफी गर्मी होता है, कई बार देखोगे कि बारिश के दिन में गर्मी काफी होती है, टेम्परेचर काफी हाई होता है, बिल्कुल समर सीजन के जितना टेम्परेचर होता है। लेकिन समर सीजन में आपका कपड़ा जल्दी सूख जाता है, लेकिन आपका जो रेनी सीजन है उस समय जल्दी नहीं सूख पाता है। वजह क्या होता है कि रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है ना, हवा में वाटर वेपर का मात्रा ज्यादा होता है। ठीक, लेकिन समर में क्या होता है, उतना ही टेम्परेचर रहता है लेकिन हवा में वाटर वेपर कम मात्रा में होता है, इसलिए ह्यूमिडिटी कम होती है। और ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवापोरेशन फास्ट होगा, और अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी यानी ज्यादा होगी तो इवापोरेशन स्लो होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 4 फैक्टर है जिसपे डिपेंड करता है इवापोरेशन। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमने देखा कि इवापोरेशन क्या होता है और उस पे किस किस फैक्टर का इफेक्ट होता है। तो एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसके अलावा हमारे डेली लाइफ के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना।
तो एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं और उसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। तो पहला सवाल ये है कि जब हम अपने हाथ में नेल पॉलिश नेल रिमूवर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एसीटोन, है ना, नाखून में जब पॉलिश लगता है ना तो उसको लोग हटाने के लिए ना एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जब वो एसीटोन डालते हैं ना उससे बहुत ठंडा फील होता है, ठीक है। ऐसा क्यों भाई, क्यों ठंडा फील होता है ना। ये कोई फिंगर है, ठीक है, ये किसी का फिंगर है सपोज कीजिए, ठीक। तो यहां पर जो है ना ये नेल पॉलिश लोग लगाते हैं, तो जब इस नेल पॉलिश को हटाना हो ना तो यहां पर वो ना एसीटोन डालते हैं, ठीक। तो बहुत ठंडा फील होता है उससे। क्यों ठंडा फील होता है, अगर ठंडा फील हो रहा है तो समझ लेना कि यहाँ पे इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, इवापोरेशन, क्योंकि इवापोरेशन से ही कूलिंग होती है, ठीक। अब देखिए क्या है कि जब एसीटोन डालते हैं ना तो एसीटोन क्या करता है, यहाँ के पार्टिकल्स ना इवापोरेट होते हैं। इवापोरेट होते हैं कहने का मतलब जैसे एसीटोन जो है ये लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक, लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट से ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, ठीक। तो लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में जाने के लिए इसको एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी कहां से लेता है, जो फिंगर होता है ना हमारा, उस फिंगर से ही एनर्जी ले लेता है, ठीक है। हमारे फिंगर में से ये एनर्जी ले लेता है और बाहर निकल जाता है। तो चूंकि हमारे फिंगर की एनर्जी घट रही होती है इसलिए हम कूल फील करते हैं, है ना, ठंडा फील करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप कभी पेट्रोल वगैरह जब अपने हाथ में डालते हो, 2-4 बूंद पेट्रोल डाल के और आप ऐसे छोड़ दीजिए तो आपको बिल्कुल ठंडा महसूस होगा। क्यों ठंडा महसूस होगा, क्योंकि जो पेट्रोल के पार्टिकल्स है ना वो आपके पाम PALM, पाम मतलब क्या होता है, हथेली, है ना। तो वो अपने आपके पाम की एनर्जी को, है ना, आपके पाम की हीट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके और बाहर निकल जाते हैं। तो हमारे हाथ की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए हमें ठंडा फील होता है, ठीक। चलिए, इसी तरीके से क्या होता है कि गर्मी के दिन में हम सूती के कपड़े पहनते हैं, है ना। क्यों भाई सूती के कपड़े क्यों पहनते हैं, देखिए कॉटन क्लॉथ्स क्या करता है कि जब पर्सपिरेशन होता है यानी पसीना आता है हमारे बॉडी में, तो सूती का कपड़ा ना उसे एब्जॉर्ब करके फैला देता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये कोई ह्यूमन है, दिख रहा है ना ह्यूमन जैसा, ठीक। ये कोई ह्यूमन है और इसे पर्सपिरेशन आ रहा है, कहने का मतलब बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। तो ये अगर कॉटन क्लॉथ पहनेगा, है ना, तो कॉटन क्लॉथ क्या करता है, इस पूरे पसीनों को ना फैला देगा एब्जॉर्ब करके, है ना, वो सोख करके पूरा फैला देता है। तो जब एब्जॉर्ब करके फैला देगा पूरे पसीने को तो देखिए इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, है ना, पसीने का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब सरफेस एरिया बढ़ जाने से क्या है, इवापोरेशन फास्ट होने लगेगा। तो इवापोरेशन जब फास्ट होगा तो कूलिंग भी फास्ट होती है और हम ठंडा महसूस करते हैं, ठीक है। चलिए, इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि घड़े का पानी ठंडा कैसे होता है। बोतल के ऊपर हम लोग कपड़ा लपेट करके गर्मी के दिन में कहीं टांग देते हैं, उसका भी पानी ठंडा हो जाता है। जो एयर कूलर है ना, एयर कूलर है आपका, ये सब चीजें कैसे ठंडा करती हैं, तो इन सब सवालों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।